Hello everyone. So this is lecture number 2 for CapBudge. In this lecture we have to continue our first segment of capital budgeting discussion, that is basic part. ठीक है, उसमें अपने जो first lecture था, in that we have completed what is the exact meaning of NPV, how we will calculate cash inflow and cash outflow in real life, वो सारा डिस्कशन अपने वहाँ पे कंप्लीट कर गए. ये जो लेक्चर है इसमें अपना टारगेट होगा दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो. ठीक है, और एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है जो शायद लोगों को है ना, जो एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, उनको वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम करवाती है. क्लियर है, मैं हिंट दे देता हूँ उसका. जैसे कि अपने कैश फ्लो का डिस्कशन होता है, कैश इनफ्लो का, उसमें इंटरेस्ट को अपने कैसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे. क्लियर है, वो सब चीज़ें अपने थोड़ा वो ना, हर एक का ओपिनियन उसमें अलग अलग होता है. तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑन दैट. ठीक है, कि भाई ये चीज़ इस तरीके से है, वो आपको इस ये जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है उसको कैसे टैकल करना है इन अ कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो. क्लियर है, उसके बारे में भी आज के लेक्चर में डिस्कस होगा. तो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर. ये दो चीज़ अपने यहाँ पे कवर करना चाहेंगे और इसके अलावा एक दो और डिस्कशन होंगे जो इन बिटवीन अपने करते रहेंगे. क्लियर है, तो लेट्स स्टार्ट विथ. मेरे को पहले ना आपको वो फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा समराइज करवा दूं मैं, किया क्या अल्टीमेटली. तो वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक सम ऑफ कैपबज, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. मैंने इंट्रोडक्शन में ये बोला था स्टार्टिंग में कि इतने सारे मेथड्स हैं अपने पास, ये रहे. ठीक है, बट फॉर फाइनल लेवल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनपीवी, आईआर, मॉडिफाइड आईआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. दैट्स इट. ठीक है, बाकी सब टाइम पास मेथड अपने यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है. फिर अपने डिस्कशन स्टार्ट किया था ये सम के साथ, और सम खत्म होते ही अपने दो तीन क्वेश्चंस लिखे थे. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी. ठीक है, तो अपने वो डिस्कस किया था कि एनपीवी इज वैल्यू क्रिएशन. एक बार इसको रिविजिट करना है एक अलग डायरेक्शन से. ठीक है, अलग मेथड से उसको रिविजिट करना है. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी, जो इस लेक्चर में करेंगे अपने. इसके अलावा दो और मीनिंग एनपीवी के समझे थे. दैट एनपीवी पॉजिटिव मीन्स उतना मार्केट कैप फंडामेंटली बढ़ जाना चाहिए कोई भी कंपनी का. बढ़ता नहीं है रियल लाइफ में, आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स. ठीक है, तो वो डिस्कशन था. एंड सेकंड क्या डिस्कशन था अपना, इफ एनपीवी ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, इट मीन्स योर रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इज मोर देन योर डिस्काउंटिंग रेट. more than your discounting rate, not more than your cost of capital. Discounting rate can be what, required rate of return that we have discussed. ठीक है, उसके बाद लास्ट डिस्कशन ये था कि when cost of capital and required rate of return both is given, we will give priority to required rate of return, and reason for that you know. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए that required rate of return कैसे आया होगा. ठीक है, तो वो मैंने बैकग्राउंड बताया जो सम में नहीं लिखा होगा, बट ऑफकोर्स अपने को वो समझ में आना चाहिए. वाई वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, वो डिस्कशन हमने कर चुके हैं अपने. ठीक है, तो सुपरफिशियली याद रखने को नहीं बोला था आपने ने. ठीक है, अब जो अभी आज जो करना है उसमें वो कुछ डिस्कस करने के लिए अपने एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने आगे बढ़ पाएंगे. क्लियर है, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है. एग्जाम्पल नंबर 2, अपना जो कंसंट्रेशन है इस सम में, दैट इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मेट के साथ अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले. ठीक है, इवन तो आपको आता है वो बात अलग है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे वो डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एक और सेशन लगेगा. ये सेशन भी है ना इतना, मतलब वो 3 आवर्स वाला सेशन नहीं होगा, ये छोटा सेशन होगा, और एक और सेशन ऐसा लगेगा टू कंप्लीट दैट बेसिक पार्ट. ठीक है, उसके बाद अपने धीरे धीरे डिस्कशन स्टार्ट कर पाएंगे. ओके, तो चलो एग्जाम्पल में लिखना. एग्जाम्पल है अपना कैलकुलेट एनपीवी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल. इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 500 lakhs. ठीक है, 500 lakhs का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. ओके, देन ये फंडेड जो है ना, ये इसका फंडेड थ्रू इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 7:3. मतलब इक्विटी से 350 आया है. ठीक है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी सॉरी 15% एंड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, आई होप प्री टैक्स समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज 12%। टैक्स रेट लेट्स एज्यूम इट इज 30%, ठीक है, टैक्स रेट अपना 30% है। देन लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर। मैं ना वो अपने इंटरमीडिएट का डिस्कशन भले है, बट इंटरमीडिएट में एक एक करके समझाते हैं, उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाएंगे फाइनल में। तो इसी समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो इंटरमीडिएट में हो चुका है, ठीक है, मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। तो जानबूझ के मैं सब कुछ यहाँ पे रख ही रहा हूँ। एक और सेशन लगेगा और एक और एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है, समझाने के लिए बाकी जो पेंडिंग पोर्शन है उसको। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। आई होप इंटरमीडिएट में ये सब चीज़ आप पढ़ के आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा लोगों को, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 50 लाख। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो टोटल 500 लाख था उसमें 2 पार्ट है, मतलब 400 लाख दैट इज फॉर फिक्स असेट, 100 lakhs दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब ये मैं बाइफिकेशन है, 500 जो 500 lakhs रुपीस आप लगा रहे हो इनिशियली, वो 400 lakhs फिक्स असेट में। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स उसमें फिक्स असेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट ये भी चीज़ क्लियर है कि आप बिजनेस चलाने के लिए अपने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हर बार चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है 100 लाख इन टोटल। अपफ्रंट आपको 500 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आई होप जो इंटर में पढ़े अच्छे से उनको वर्किंग कैपिटल लिखा है तो उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि क्यों अलग से लिखा है। एक और चीज़, जो टर्मिनल वैल्यू है वो कितना है, 50 लाख। टर्मिनल वैल्यू किसका होता है, तो जो फिक्स असेट है ना उसकी बात चल रही है। वर्किंग कैपिटल को कैसे डील करना है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ बाद में। बट अभी ये जो टर्मिनल वैल्यू है ना उसका लिंकेज क्या है कि 400 लाख का आप असेट लेके आए हो, उसमें 50 लाख का टर्मिनल वैल्यू है, ठीक है। मतलब जब बिजनेस बंद करेंगे या प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे, यू विल गेट 50 लाख रुपीज रिटर्न, 50 लाख वापस मिलेंगे वो प्रोजेक्ट को बेच के या वो असेट्स को बेच के जिससे अपने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्लियर है। तो 400 में से 50 हटा दे तो 350 इज डेप्रीशिएबल वैल्यू, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ यू मस्ट डेप्रीशिएट 3,50,000, वो जो होता है ना उसको बोला जाता है डेप्रीशिएबल वैल्यू, क्लियर है। और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, तो 350 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इट मींस 70 लाख रुपीज पर एनम डेप्रीशिएशन आने वाला है, दैट इज कंफर्म, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखना, सेल्स फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 250 lakhs। फिर इट विल ग्रो बाय 20% पर एनम, 20% पर एनम, हर साल इतना ग्रो करेगा, ठीक है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 60%, दैट्स इट, ठीक है। टैक्स रेट ऊपर दिया हुआ है, आपको सम खत्म हो गया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनपीवी। डिस्काउंटिंग रेट तो आप निकाल ही पाओगे ना, निकाल पाएंगे अपने, क्योंकि ये जो है 7:3 में है। डिस्काउंटिंग रेट का रूल क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोथ इज गिवन, देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का बात आएगा, बाकी अभी तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो इस तरीके से आपको अब सम करना। एक काम करें अपने, पहले आप इसका ना कॉपी कर लो पॉज करके, दैट इज़ योर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल है एंड हमको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी। बहुत सारा छोटा छोटा डिस्कशन होगा इसमें जो मैं एक बार यहाँ पे करके इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब अपने प्रॉपर सम करें ना फाइनल लेवल के, तब किसी को ये डाउट नहीं आए कि सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, फिर ये टर्मिनल वैल्यू को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये सब किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लेटर पार्ट में। अगर आ रहा है तो फिर उसने यहाँ पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, क्लियर है। तो इस वजह से अपने 1-2 सम, 3 सम इन टोटल करने पड़ेंगे, जिसमें दूसरा कर रहे हैं, एक और सम करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें अचीव क्या हो रहा है देखो ध्यान से, एक तो चीज़ें रिकॉल हो रही है और फिर मैं इसके एग्जैक्ट मीनिंग्स है ना वो भी मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आप एग्जैक्ट मीनिंग समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीवी,
कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो रियल लाइफ में कैसे डिसाइड होता है, जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। फिर डिस्काउंटिंग रेट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो तो उसको क्यों प्रायोरिटी देते। तो ऐसे जो डिस्कशन थे शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे, जो जिसको नहीं पता है तो उनके लिए वो मतलब वहाँ से वो नॉलेज भी गेन हो गया और वो रिवाइज भी हो रहा है। इन सेम मैनर यहाँ पे भी 2-3 डिस्कशन ऐसे आएंगे जो आपका जो वैल्यू एडिशन है ना वो होगा आपका, ठीक है, नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा गेन होगा और उसके साथ साथ अपनी चीज़ें रिकॉल भी कर पाएंगे। तो ये आपका पॉज करके इसको एग्जाम्पल लिख लो आप। अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना। चलो उसमें स्टेप 1 क्या होता है अपना, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये तो सीधा सीधा है ना, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट वो कितना था 400, ऊपर रुपीस इन लैक्स, देन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल दैट इज 100, टोटल कितना हो गया 500 lakhs rupees। दैट इज अवर स्टेप नंबर 1, सो सिंपल टू कैलकुलेट, इसमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो अब ध्यान देना, अब इसमें तो बहुत सारा कैलकुलेशन आने वाला है ना, पर्टिकुलर कितने 5 साल का कैलकुलेशन है ना, तो ईयर 1 2 3 4 and 5, you can start with sales। अब ना पूरा अगर अपने कैश इनफ्लो का फॉर्मेट निकाल है कि अपने कैश इनफ्लो निकालना है, तो ध्यान देना वेरिएबल कॉस्ट माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। खैर लोग है ना ये टाइम पास नहीं करते, लोग है ना सीधा अपने पीवी रेशियो दिया था ना, तो अपने क्यों सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाए फिर कंट्रीब्यूशन लाए, सीधा रखते हैं ना कंट्रीब्यूशन। किसी को मजा आता हो टाइम पास करने में तो यू शुड राइट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। या तो फिर अगर अपने एक बार फॉर्मेट देखना ही हो पूरा तो अपने लिख सकते हैं एक बार, चलो सेल्स मतलब पूरा फॉर्मेट अगर किसी को देखना ही हो तो ठीक है, एक बार में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस तो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस, फिक्स कॉस्ट माइनस करें, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कैश फिक्स कॉस्ट, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इसको प्रॉफिट बोल देते हैं, क्लियर है। बट ये चीज ध्यान रहे, कॉस्टिंग में आप जिसको प्रॉफिट बोलते हो ना, क्या कॉस्टिंग में आप इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर करते हो, नहीं करते। तो जो कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट टैक्स कंसिडर करते हैं, नहीं करते। तो ये तो कॉस्टिंग का लैंग्वेज चल रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रहे, कॉस्टिंग का प्रॉफिट मींस अकाउंट्स का ईबीआईटी, अकाउंट्स का ईबीआईटी। ये जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाते हैं ना या इंटर लेवल पे कैप बैच पढ़ाते हैं तो ये डिस्कस होता ही है, क्लियर जनरली, कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट अपने अकाउंट्स में उसको क्या बोले, ईबीटी बोले, पैट बोले, पीबीटी बोले या ईबीआईटी। तो प्रिसाइज आंसर इज ईबीआईटी बिकॉज कॉस्टिंग डज नॉट कंसीडर टैक्स एंड इंटरेस्ट बोथ एज अ कॉस्ट। तो वो जो है वो तो बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स होगा, दैट इज कंफर्म। बाकी सारे कॉस्ट कंसिडर होता है वहां पे, तो इसको आप क्या बोलोगे ईबीआईटी। मतलब ये तो एकदम बेसिक वाला ही बात था, ठीक है। अब नॉर्मली हमको ये थॉट आता है कि आई इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, बिकॉज इस बार जो फंड है ना सोर्स वो मैंने 7:3 में लाए थे, मतलब डेट रेस किया था, क्लियर है। फिर ये आ जाता है अपने ना इस पे बहुत डिस्कस करने वाले आई पे, ठीक है, कि आई माइनस होगा नहीं होगा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। बट एक बार मैं फॉर्मेट में तो रख ही देता हूँ, क्लियर है। तो उसके बाद आएगा ईबीटी, दैट इज एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हो ना, देन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इररिलेवेंट। कैप बच सिंपल ये कहता है कि कैश गया कितना और आया कितना, और वो सबको एक जगह पे कंपेयर करो, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये 500 लाख रुपए लगा रहे हो, वो तो जीरो पे लगा रहे हो ना, तो फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो आएगा उसको एज इट इज थोड़ी करेंगे। मतलब जो कैश पहले साल में मान लो 200 लाख आ रहा है, यहाँ पे 300 लाख, तो इसको कंपेयर थोड़ी होगा। इट इज स्टैंडिंग एट 1 and 0, यू मस्ट हैव टू ब्रिंग इट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 and 2 पे था तो उसको 0 पे लाना पड़ेगा।
अगर आप जीरो वाले कैश फ्लो को फर्स्ट एंड सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, देन यू आर कंपेयरिंग ऑरेंज एंड एप्पल, ठीक है, ये दोनों कंपेयर हो रहा है। सारे कैश फ्लो कहाँ पे चाहिए? एक जगह पे, कैश फ्लोज, ठीक है, ये बात चल रहा है अपना। तो अपने पहले यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकालना चाह रहा, अपना जो फॉर्मेट है ना वो आपको कैश फ्लो प्रोवाइड करेगा। तो ईबीटी पिछले सम में क्या था? तो पिछले सम में कैश फ्लो दे दिया था हमको, ये अपने इतना मेहनत नहीं करना पड़ा फॉर्मेट में, बिकॉज वो दे ही दिया था कि इतना कैश इनफ्लो है। तो ईबीटी में से टैक्स माइनस करें तो क्या आता है? ईएटी या पीएटी, ठीक है, जिसका जो लैंग्वेज है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो तो ऐड होंगे ही, बिकॉज हम लोग तो कैश फ्लो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसका मैं रीजन नहीं दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत क्लियर बात है कि मान लो ये फिक्स कॉस्ट में डेप्रीशिएशन माइनस किया है तो माइनस तो करेंगे ना फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, बट वो किसी को दिया थोड़ी ना, तो ऐड कर देंगे। क्लियर है? क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये मेरा कैश इनफ्लो है? तो आंसर इज नो, इट इज योर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। ये जो आंसर आया ना उसको बोल सकते हैं अपने ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। और इसमें भी खैर एक और एडजस्टमेंट करना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो भी बोलने से पहले एक और एडजस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज अबाउट वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो नहीं बोलना चाहिए, इसको एक और एडजस्टमेंट है ये, इसको आप कैश इनफ्लो नहीं बोल सकते, दैट इज कंफर्म। क्लियर है? नॉन कैश आइटम ऐड करने के बाद अब सुनना ध्यान से, इसमें दो चीजें और एडजस्ट होती है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैश इनफ्लो ना। तो एक बार ना मैं फर्स्ट ईयर का नंबर रख के आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर में आपका सेल्स कितना था? 250। ओके, 250 आपका सेल्स था। क्लियर है? फर्स्ट ईयर का बात चल रहा है अपना। वेरिएबल कॉस्ट तो 40% होगा, बिकॉज पीवी आपका 60 है, तो करना हो तो कर देते ना 40, 250 का 40%, 100, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 150। अब फिक्स कॉस्ट ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट में और कुछ बोला नहीं है, बट डेप्रिसिएशन तो आएगा ना, देखो ध्यान से, और कुछ तो बोला नहीं है। वैसे बोल सकते हैं अलग से कि फिक्स कॉस्ट इज 30 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है, अदर देन डेप्रिसिएशन, तो वो भी आता, बट कुछ बोला नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो आएगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का अगर कैलकुलेशन करें यहाँ पे, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू 400 माइनस 50 होल डिवाइडेड बाय 5 ना, तो आ जाएगा 70 लाख रुपीज पर एनम। अयो भी क्लियर है? 70 लाख रुपीज पर एनम आएगा आपका। तो मैं यहाँ से माइनस करूँ 70, तो ये 80 आता है। अब लोगों को ये मेंटालिटी होता ही है कि सर आई माइनस होगा, और आई का अमाउंट देखना ध्यान से, इंटरेस्ट का अमाउंट लोग ऐसे कैलकुलेट कर देते कि 500 में से 3/10 मतलब 3 जो है ना वो स्टेक डेट का है, मतलब 150 लाख डेट का है। क्लियर है? 150 लाख रुपीज आपके डेट का अमाउंट है, कंप्यूटर रुपीज इन लैक्स चल रहा है, एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट रेट? 12%। तो 150 का 12% करे तो 18 लाख रुपीज, दैट विल बी योर इंटरेस्ट अमाउंट पर एनम। तो लोगों को ये मेंटालिटी होता है, एंड दे विल रिड्यूस 18 लाख रुपीज फ्रॉम हियर। क्लियर है? मैं बोलूँगा इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा वाइल डूइंग सम ऑफ कैपिटल बजटिंग। रीज़न मैं डिस्कस करता हूँ बाद में, ठीक है, बट इंटरेस्ट आपको माइनस नहीं करना है, दैट इज कंफर्म। इवन दो आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है ना उसमें डेट है, बट फिर भी आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे, ये कंफर्म है। क्लियर है? रीज़न मैं आपको डिस्कस करता हूँ बाद में। तो अपने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं माइनस कर रखा था मैंने फॉर्मेट में, बिकॉज फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। क्लियर है? तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, ये कंफर्म है। जो आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है ना उसमें डेट हो, फिर भी आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे। कौन सा वाला इंटरेस्ट माइनस करेंगे ना वो भी एक डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट माइनस करना नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो डिस्कशन के लिए अपने सम कर रहे हैं। और दूसरा साथ में अपने फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो भी सीख ले, कैश इनफ्लो का फॉर्मेट भी कैसे होगा वो भी डिस्कशन हो जाएगा। तो राइट नाउ वी आर स्टिकिंग विद दैट डिसीजन कि भाई इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे, रीजन अपने डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। तो एक बार इसको आगे बढ़ा दें, क्योंकि अपने इस फॉर्मेट में अभी और कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। तो ईबीटी आपका कितना आ रहा है? 80। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है, आप क्वेश्चन मार्क रख सकते हो कि क्यों छोड़ा, वो देखते हैं अपने बाद में, ठीक है। 80 टैक्स रेट 30% था, तो इसका 30 करें अपने तो 24 माइनस होगा
तो 80 माइनस 24 56 में 70 वापस से ऐड होगा ना, डेप्रीशिएशन किसी को दिया थोड़ी, वो तो डेबिट किया था टैक्स पर्पस के लिए, अगर डेबिट नहीं करता तो पीबीटी सॉरी टैक्स बिफोर टैक्स अर्निंग ज़्यादा आता और फिर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता, बट है ना आपका जो डेप्रीशिएशन है वो टैक्स डिडक्टेबल है, तो आपने वहाँ पे माइनस कर दिया है, क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट इसके बाद जो दो एडजस्टमेंट है ना वो सुनना ध्यान से। वैसे 56 प्लस 70 करे तो 126 आ रहा है, आप इसको ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 126, क्लियर है। अब ना इसमें दो चीजें हैं, आप सुनना ध्यान से। एक होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल चैप्टर आता था इंटरमीडिएट में, तो जब अपने बिजनेस स्टार्ट करें ना जीरो पे, हमने 100 लाख रुपीस वर्किंग कैपिटल में लगा दिए, क्लियर है। अब ये तो क्या हुआ कि भाई दोस्त ये जो रख रहे हैं ना अपने अभी, आप समझो ध्यान से, 126 कैश इनफ्लो आपका तब होगा जब वर्किंग कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, कि आप मान लो ये सारा चीज कैश पे कर रहे हो, तो क्या होगा 250 का कैश आएगा, 250 सेल्स कैश पे ही हो रहा है अभी, ठीक है, जो रोटेशन हो रहा है वो कैश पे हो रहा है। हमने पहले 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक किए थे, सॉरी 100 लाख, वो ब्लॉक है, ठीक है। अब उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्लॉकेट नहीं हो रहा है या एक्स्ट्रा विड्रॉन भी नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, एज इट इज ही है। मतलब एक बार अपने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट को साइलेंट करे, बोले जो पैसा ब्लॉक था ना वो ब्लॉक है, ठीक है। मान लो मैंने 100 लाख का स्टॉक ला के रखा था, अब उसके अलावा मैंने वर्किंग कैपिटल में कोई ब्लॉकेट नहीं किया, मीन्स व्हाट, सारे ट्रांजेक्शन अपने कैश पे या रोटेट हो रहे हैं, क्लियर है। तो 250 आया, 100 वेरिएबल कॉस्ट का गया, 70 अपने डेप्रीशिएशन का दिया नहीं किसी को, माइनस किया एक बार, तो 80 EBIT आया, फिर EBT भी 80 था, 24 का टैक्स दे दिया, वो तो कैश में जाएगा, क्लियर है। फिर 56 का EAT आया और उस पर 70 डेप्रीशिएशन ऐड किया बिकॉज वो किसी को दिया नहीं था, तो तब जाके 126 का कैश इनफ्लो आएगा। बट क्या ऐसा होता है कि अपने वर्किंग कैपिटल को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, मतलब ईयर बाय ईयर आपका वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहता है? आंसर इज यस। फर्स्ट ईयर सपोज वी हैव इन्वेस्टेड 100 लाख इन वर्किंग कैपिटल, तो ऑफकोर्स अगर आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी ऊपर गया, ये तो बेसिक वर्किंग कैपिटल का पार्ट है ना, एज द नंबर ऑफ यूनिट या लेवल ऑफ एक्टिविटीज इंक्रीज योर वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज विल इंक्रीज। तो मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में ऐसा बोल रहा है कि आपका वर्किंग कैपिटल पहले साल जब स्टार्ट किया था तब 100 लाख का था, बट अब जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज इज 120, क्लियर है। अगर 120 है दैट मीन्स कि 100 लाख तो ऑलरेडी था, तो 20 लाख एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से आएगा? अपना जो कैश फ्लो जनरेटेड उसमें से माइनस होगा, तो यहां से माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल, क्लियर है। बट सपोज उल्टा है, स्टार्टिंग में अपने 100 लाख ब्लॉक किए थे, होता नहीं है जनरली, बिजनेस एक्सपांड करता है तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज बढ़ता है, बट सपोज अपने स्टार्टिंग में बहुत हैवी पैसा इन्वॉल्व कर दिया था वर्किंग कैपिटल में, अब रियलाइज हो रहा है कि ये तो ज़्यादा हो गया, तो आप वर्किंग कैपिटल विड्रॉन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है वर्किंग कैपिटल विड्रॉन मीन्स व्हाट, कि आपको पैसा वापस मिल रहा है, जो लगाया था ना वो वापस मिल रहा है, तो दैट विल बी एडेड टू योर कैश इनफ्लो, क्लियर है। तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट प्लस माइनस होता है, आई होप क्लियर है। वर्किंग कैपिटल विड्रॉन विल बी एडेड टू योर कैश इनफ्लो, कैश फ्लो का बात चल रही है तो, और वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा जो पैसा जाएगा वो अपने माइनस करेंगे, क्लियर है। इन अ सेम वे सपोज यू आर परचेसिंग वन एक्स्ट्रा असेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो एक्स्ट्रा असेट में तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, देन आपका जो कैश इनफ्लो है वो कम हो जाएगा, मतलब माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे ना दो एडजस्टमेंट है, आप ध्यान देना। एक वाला एडजस्टमेंट जो है वो प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल, देन दूसरा है प्लस माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्लियर। प्लस माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि असेट नया परचेस करें तो पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज आप असेट एक बेच रहे हो फर्स्ट ईयर के एंड में, जो जीरो पे एक असेट बाय किया था ना उसको फर्स्ट ईयर के एंड में बेच रहे हैं, तो वो तो कैश इनफ्लो आएगा ना उससे। क्या वो बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल से आया? नहीं, बट स्टिल इट इज कैश इनफ्लो फॉर यू। हियर वी आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट पे थोड़ी बात अटक रही है। हियर वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो में ये दो एडजस्टमेंट लास्ट में करने पड़ेंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग योर नॉन कैश आइटम। पैट के बाद नॉन कैश आइटम ऐड होगा वो तो कंफर्म है, बट वो जो आता है ना उसमें पहला आएगा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अपने यहाँ पे गलत लिख लिया, 126 नॉट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, उसमें वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ना,
वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, इसको बोले क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। तो प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल जो भी आए इसको आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। फिर प्लस माइनस क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो अल्टीमेट आंसर आएगा आपका, दैट विल बी कंसिडर एज ए कैश इनफ्लो। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट भी हो गया आपका। ये कैश इनफ्लो, हमको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कैश इनफ्लो आया, उसके बाद अपने पीवी ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ जो भी आपका डिस्काउंटिंग रेट हो, देन पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। क्या हम लोग ये पूरा फॉर्मेट हर बार लिखेंगे? तो आंसर इज नो। क्यों लिखेंगे? अपने कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ होगा ही नहीं हर बार, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। बट फर्स्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करें फॉर्मेट के साथ? तो एक बार पूरा फॉर्मेट लिख लिया। आई होप बहुत क्लियर जा रहे हैं। अपने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो दो एडजस्टमेंट मोरलेस होंगे नहीं सब में, बट अगर है तो आपको उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा इन योर कैलकुलेशन। क्लियर है? अपने ये सब इंटर में पढ़ के ही आए थे, अपने रिकॉल हो रहा है ये सब चीज़ें। क्लियर है? अब अपने यहाँ पे अगर अपने चीज़ों को कंप्लीट करें, चलो एक इसको प्रॉपरली लिख देते हैं या तो ये आपका कैश इनफ्लो हो गया। क्लियर है? फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ जो भी डिस्काउंटिंग रेट आएगा, और फिर अपने यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कंफर्टेबल है? अगर अपने इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करें तो ध्यान देना। चलो इसमें क्या छोड़ के आया आपने? तो इंटरेस्ट को क्यों माइनस नहीं किया सर, वो बताओ। तो बताते हैं, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे माइनस करते हैं। चलो अभी है ना, इसको कंप्लीट करें तो ये कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो कैश इनफ्लो आपका आ जाएगा 126। अब है ना, प्रेजेंट कोई है ही नहीं, वर्किंग कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये 126 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। आपका काम क्या है, तो एक बार है ना आप यहाँ पे इसको पॉज करो और ना ट्राई करो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का आप कैश इनफ्लो फिलअप कर पाओ। सिंपल तो है, सेल्स है, सेल्स क्या होगा? तो ये रहा, देखो एग्जांपल अपना जो था ना, 258 विल ग्रो बाय 20% पर एनम, हर साल 20% बढ़ता जाएगा। और पीवी रेशियो तो 60 है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा, 40%। क्लियर है? आपको ट्राई करना चाहिए, इंटरेस्ट को स्किप करके हो ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखना, जो लोग अगर ट्राई करो तो सुपर है। यहाँ से फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, अपने पहले सेल्स का फिलअप कर देते हैं। तो 250 प्लस 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 20%, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 20%, तो 432 प्लस 20%, तो 518.4। अगेन यू हैव टू राइट दैट रुपीज इन लैक्स गोइंग ऑन, ठीक है, रुपीज इन लैक्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट तो 1 बाय 1। चलो पहले अब सेकंड ईयर का कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज़ 120, तो ये 180 होगा। 180 में से ये 70 हटा दें क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा ना, तो ये आता है 110। 110 में आई तो कुछ है नहीं, तो ईबीटी भी आ जाएगा 110। उसका 30% अगर अपने टैक्स ले तो 33, तो 33 माइनस करें 77, 70 ऐड करें क्योंकि नॉन कैश है ना वो, तो 147। 147 ये एडजस्टमेंट नहीं है, खैर आप यहाँ पे 126 और यहाँ पे 147 लिख सकते हो। फिर कैपिटल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको 147 लिख सकते हैं। क्लियर है?
सेम मैनर सेकंड ईयर का कोई है ना सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करे तो क्या गलती है, 150 से स्टार्ट कर दे, नहीं लिखना मुझे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप वही स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 144 है, क्योंकि मिल क्या रहा है अपने वो लिख के, कुछ नहीं, ठीक है। वन फोर्टी सिक्स इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे तो EBT रहेगा 146, उसका टैक्स रेट इज 30%, तो 43.8, $102.2। अब इसमें ऐड क्या होगा, नॉन कैश, तो 172.2 वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं है अभी, तो ये आ जाएगा 172.2 एंड कैश फ्लो भी वही रहेगा 172. अभी अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकाल ही सकते अपने। चलो 432 का 40%, तो ये आ जाता है 172.8 टू 59.2, इसमें से 70 हटा दें तो 189.2। इंटरेस्ट नहीं था, EBT इज 189.2, टैक्स इसका तो 56.76, तो 132.44। क्लियर, ये EAT हो गया आपका, उसमें 70 ऐड हो जाएगा तो 202.44। इन अ सेम मैनर अब ये ऑपरेटिंग भी यही कैश फ्लो हो जाएगा और 202.44। क्लियर है, ओके। लास्ट ईयर का 518, उसका 40% करें अपने तो 207.36, तो आपका कंट्रीब्यूशन $311.04, उसमें से 70 माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, $241.04। इंटरेस्ट तो वही रहेगा 241.04, उसका 30%, 72.312। ये आ रहा आपका EAT 168.728। इसमें ना बहुत सारे टेक्निक वो भी है कि अपने सीधा सीधा ही कर लेते हैं ना, 241 EBIT, टैक्स क्यों लिखे, सीधा EAT करो @70%, ऐसे ही चलता है, ठीक है। बट ये तो फर्स्ट टाइम है, अगेन वापस से बोल रहा हूँ, तो अपने सारी चीज़ें लिख रहे हैं, कोई मार्क्स थोड़ी देने वाला है उसको अलग से लिखने के। 238.728। So we have completed the calculation of cash inflow for respective year. लास्ट सम में अपने कैश इनफ्लो दिया ही था, बट इस सम में अपने कैश इनफ्लो निकाला है, और आई होप आप समझ रहे हो कि अपने ये फॉर्मेट के लिए ये सम कर रहे हैं कि किसी को ये फॉर्मेट में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगनी चाहिए। ये दोनों कब एक्टिव होगा, तो जब होगा तब देखेंगे अपने, क्लियर है, कि अपने वर्किंग कैपिटल में क्या कैसे लिखते हैं अपने। तो इस तरीके से आपने कर दिया। अब बात आती है डिस्काउंटिंग रेट थी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान देना, टोटल कैपिटल है जो, टोटल कैपिटल जो है
वो आपका है 500 लैक्स, उसमें 350 लैक्स जो है वो इक्विटी के हैं। कौन से रेट से इक्विटी है, तो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 15%। इक्विटी का रेट आपका था 15, ठीक है। और इक्विटी में कुछ कोई भी एक मेथड से उसने निकाला होगा, लेट्स एज्यूम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एज पर CAPM निकाला है, ठीक है। कोई और मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट लेवल पे सम चेक करते हैं ना अपने, तो वहाँ पे आपको ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए डेटा दिया होता है, RF RM, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है कि बीटा ऑफ दैट कंपनी, बट यहाँ पे K दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना था 15%, और 150 जो है वो डेट से है, उसका कॉस्ट निकाले तो 12 को तो पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी अगर प्रिसाइजली करे तो 1 माइनस टी का मतलब हो रहा है 1 माइनस 0.3, क्लियर, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इट इज़ 8.4%। तो अपने वैक निकालेंगे अब, तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करना आप लोग। वैक, वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट, तो वेट ऑफ इक्विटी 0.7, 7:3 में था ना, उसका कॉस्ट है 15, प्लस वेट ऑफ डेट इज 0.3, कॉस्ट है उसका 8.4%, 8.4, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 10.5 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8.4 2.52, तो ये आपका डिस्काउंटिंग रेट आ रहा है 13.02%, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट आ रहा है, क्लियर है। और ये वैक है, और तो आपको और कोई रेट दिया नहीं है, यू हैव टू यूज दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13.02%, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1/1302 वो फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 0.8848, ठीक है, ये फैक्टर आया उसका। सेकेंड ईयर फैक्टर 0.7829, 4 डेसिमल तक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड ईयर फैक्टर 0.6927, then 0.6129, then है 0.5423, ये आपके रिस्पेक्टिव ईयर के फैक्टर आ गए। अब आपको इसको पीवी कन्वर्ट करना है, मतलब 126 मल्टीप्लाई बाय 0.8848, ये आ गया आपका 111.48, 147 मल्टीप्लाई बाय 0.7829, 115.08, 172.2, 0.6927, 119.28, 202.44 multiply by 0.6129, 124.07, 238.728 multiply by, ये आपके कैश इनफ्लोस आ गए प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, क्लियर है। तो अगर ये कंप्लीट हो गया अपना, तो नेक्स्ट जो है वो स्टेप नंबर 3, आप स्टेप नंबर 3 याद करोगे ना प्रीवियस सम में,
दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, और इस बार टर्मिनल कैश इनफ्लो है। क्लियर है? ध्यान देना, स्टेप 3 इट इज पीवी ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। क्लियर है? टर्मिनल कैश इनफ्लो में एक तो आपके फिक्स असेट को सेल करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, उससे कुछ पैसा आएगा, वो आपका कैश इनफ्लो है। तो उसको ना यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में है ना, वो फिक्स असेट बेस के पैसा है, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो फॉर्मेट में, ठीक है। बट अपने उसको सेपरेटली ही रखते हैं ताकि क्या ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो, बट ये फॉर्मेट में है वो फैसिलिटी कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अपने जो असेट था, ये जो 400 लाख आपने फिक्स असेट में लगाए, क्लियर है, वो 5th ईयर के एंड पे कितने में सेल हो रहा था? 50 लाख रुपीस में। और ध्यान देना, ये रहा 50 लाख रुपीस अमाउंट दिया है। अब अगर हमने, अब वैसे देखें तो अपने 400 में से कितना आपने डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया है? 400 में से तो 350 चार्ज कर दिया है। 70 लाख पर एनम फॉर 5 ईयर्स, तो 350 चार्ज कर दिया है। तो उस दिन एट द एंड ऑफ द 5th ईयर व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ दैट फिक्स असेट? 50 लाख। और हम लोग कितने में बेच रहे हैं? इफ नथिंग इज गिवन तो वी हैव टू एज्यूम कि उसका जो टर्मिनल वैल्यू दिया है ना अपने को, उसी में सोल्ड हो जाएगा, उसी रेट पे, ठीक है। और दूसरा ये अजम्पशन भी है कि टर्मिनल वैल्यू भले 50 लाख रुपीस दिया था, बट अपने कुछ रियलाइज नहीं हुआ। अगर अपने, सुनना ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपको एक टर्मिनल वैल्यू दिया है, तो वैसे तो बहुत क्लियर है कि सर टर्मिनल वैल्यू 50 लाख रुपीस है, क्लियर है। तो फिर सब ये डिस्कशन क्यों है? डिस्कशन इसलिए बिकॉज टर्मिनल वैल्यू जो प्रिडिक्ट किए करते हैं ना वो लोग, वो तब बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे करते हैं। क्या गारंटीड है कि 5th ईयर के एंड पे भी वही पैसा मिल जाए? नहीं है। तो सिर्फ टर्मिनल वैल्यू दिया हो तो आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 5वें साल पे वेट करके उससे टर्मिनल वैल्यू दिया है आपको, कि 5वें साल पे गया, फिर मार्केट में जो रेट से बिका ना, उस रेट से आपको वो रेट लेके फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन में रखा हुआ है दैट इज योर टर्मिनल वैल्यू। अगर ऐसा है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है डिस्कशन का। बट टर्मिनल वैल्यू ऐसे नहीं होता है। टर्मिनल वैल्यू इज डिसाइडेड एट t इज इक्वल टू 0, कि चल एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज डेप्रीशिएशन पर्पज के लिए आपको निकालना तो पड़ेगा टर्मिनल वैल्यू। तो उस टाइम भले 50 लाख था, ठीक है, अब 5वें साल पे क्या हुआ है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो दो असम्पशन पॉसिबल है। पहला, वी कैन एज्यूम दैट कि भाई जो 50 लाख बोला है उतने में ही सेल हो गया है, एंड दैट इज सिंपलेस्ट असम्पशन, ठीक है, आपको वही करना चाहिए। बट क्या बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी असम्पशन होता है कि इफ नथिंग इज गिवन वी हैव एज्यूम दैट कि टर्मिनल वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज 0, रियलाइजेशन इज 0, भले 50 लाख दिया था बट एक्चुअली में 0 ही मिला है, तो वो भी एक असम्पशन है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। बट चीज़ ये क्लियर रखे, टर्मिनल वैल्यू मीन्स ऐसा नहीं मान ले कि 5वें साल पे जाके फिर बोला है, तो 0 पे ही कुछ एस्टिमेट किया होगा, क्लियर है। जब एस्टिमेट किया है तभी तो अपने ये डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग तो ये मानेंगे कि जो दिया है उसको एज इट इज रखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट कितना था? 50। अपने यहाँ पे टैक्स का कोई झमेला नहीं आया, बिकॉज व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर? 50। हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 50, ठीक है, दोनों में मतलब पैरिटी है। मान लो बुक वैल्यू 50 है, मतलब टैक्स पर्पस के लिए या डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए आपने टर्मिनल वैल्यू 50 लाख माना था, क्लियर है। बट अगर वो जब 5th ईयर के एंड में आप उसको सेल कर रहे हो और वो 70 लाख में सेल हुआ, तो 70 लाख आपके पास आएगा, बट एक्स्ट्रा 20 लाख विल बी टैक्स अंडर पीजीबीपी, ठीक है। वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20 लाख रुपीस जो एक्स्ट्रा है उसके लिए। कंफर्टेबल है ना? तो फिर टैक्स का वो कैलकुलेशन आ जाता है। मान लो बुक वैल्यू 50 है, डेप्रिसिएशन के लिए 50 लाख कंसिडर किया था, बट है ना आपने सेल सिर्फ 25 लाख में किया है, तो 25 लाख रुपीज का जो लॉस आ रहा है उस पर टैक्सिल बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वो डेबिट करने मिलेगा ना पीएनएल में। तो कंफर्टेबल है, तो इस तरीके से वो दोनों कैलकुलेशन आएंगे, या टैक्स सेविंग का या टैक्स का, ठीक है, टैक्स पेमेंट का, तो वो तब आएंगे जब अपने जो बुक में टर्मिनल वैल्यू है उससे आपका डेविएट हो रहा है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर फिक्स एसेट, क्लियर है। उसके बाद प्लस यस, अगर वर्किंग कैपिटल का चेक करें अपने, तो ध्यान देना एक बार, वर्किंग कैपिटल विड्रॉन या रिकवर, ठीक है।
रिकवर्ड। अब इसमें क्या रूल है आप सुनना ध्यान से, अगर पढ़ा है इंटरमीडिएट में तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि क्या है एग्जैक्टली। जब अपने बिजनेस स्टार्ट कर दें तो वर्किंग कैपिटल में एक एक्स्ट्रा, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने में एक फिक्स असेट तो चाहिए, क्लियर है। सिर्फ फिक्स असेट से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, आपको बिजनेस को रन करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन व्हाट, वर्किंग कैपिटल। मीन स्टॉक ला के रखना पड़ेगा, डेटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, सर्टन कैश मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए, क्लियर है। तो जब अपने बिजनेस क्लोज करते हैं, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट क्लोज कर रहे हो आप लोग, तो वी एज्यूम दैट, सुनना ध्यान से, जैसे कि ध्यान देना आप लोग कि आपने क्या किया हुआ है कि 100 लाख रुपीस का है ना, उसमें मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 50 लाख रुपए आपने स्टॉक में ब्लॉक किए, 40 लाख रुपए आपके डेटर्स में और 10 लाख रुपए का आपने कैश रखा है अपने पास। तो जब ये बिजनेस चल रहा है वो 10 लाख रुपए का कैश तो रखना पड़ेगा ना अपने हाथ में, बट जैसे बिजनेस खत्म हुआ तो वो 10 लाख रुपए, बाकी जो कैश आ रहा है वो तो अलग है, बाकी जो रोटेशन है, जैसे कि ये जो आपने कैश फ्लो कैलकुलेट किया है, अब ये ध्यान देना, ये जो कैश फ्लो कैलकुलेट किया 129.46, क्या इसमें मैंने कुछ वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था? नहीं, क्लियर है। ये तो नॉर्मली सेल्स और जो एक्टिविटी है उससे जो पैसा आया वो है, क्लियर है। बट वो जो 10 लाख रुपए जब प्रोजेक्ट ही खत्म हो रहा है वो, तो अपने क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट अगर खत्म हो रहा है तो वो 10 लाख रुपए फिर आपके लिए कैश इनफ्लो हो जाता है, क्लियर है। कब? जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। जब स्टार्ट कर रहे थे तब अपने 400 प्लस 100 का इन्वेस्टमेंट किया था ना, ये रहा 400 तो फिक्स एसेट में लगाया, तो 100 तो वर्किंग कैपिटल में लगाया था। तो 100 जो वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज होता है ना, मैंने बाइफिकेशन दे दिया इस बार कि 50 स्टॉक में था, 40 डेटर्स में था और 10 क्या था, कैश। तो ये तो कैश आपके लिए रिलीज हो जाएगा, तो दैट विल बी एडेड टू योर वर्किंग कैश इनफ्लो, क्लियर है। फिर डेटर्स का क्या होता है, तो जनरली क्या है, आप एक बार सिंप्लिसिटी के लिए समझे, तो हमने क्या किया, जीरो पे जब स्टार्ट किया ना फर्स्ट ईयर, तब अपने क्या किया था, पूरे साल डेटर्स को क्रेडिट दिया। एक बार सुनो ध्यान से, अपना जो साइकिल है ना उस हिसाब से डेटर्स में 40 लाख रुपीस का फंड ब्लॉक होता है, ब्लॉक हर साल, मतलब हर 2 महीने 3 महीने जैसे भी रोटेट होता होगा, क्लियर है। तो इनिशियली क्या होता है कि पहले जो साइकिल होती है ना उसमें पेमेंट आता नहीं है, पैसा ब्लॉक होता है। मैंने क्रेडिट पे दिया फर्स्ट साइकिल, ठीक है, आपके बिजनेस की, तो पैसा ब्लॉक हो गया। फिर दूसरी बार उनको जब माल देने जाऊंगा, सेल्स करूंगा, तब वो पहले साइकिल का पेमेंट करेंगे, क्लियर। हाँ, दूसरे बार से फिर साइकिल रोटेट हो जाएगा। जब थर्ड साइकिल आएगा ना, फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, पैसा सिर्फ जाता है ब्लॉकेज डेटर्स में, पैसा रिकवर नहीं होता है। फिर दूसरी बार जब अपने सेल्स करेंगे ना दूसरी साइकिल में, तो क्या होगा, फर्स्ट साइकिल का पैसा आएगा और एक और सेल्स आगे चला जाएगा, मतलब ये रोटेट होता रहता है। तो इनिशियली क्या होता है, फर्स्ट साइकिल में सिर्फ पैसा जा रहा है। सेकंड साइकिल में क्या होगा कि सेकंड साइकिल में आप ब्लॉक करोगे 40 लाख का, तो पहली साइकिल का पैसा आ जाएगा ना अपने पास, तो फिर सेकंड साइकिल से वो चीज नॉर्मल हो जाती। थर्ड साइकिल जब आएगा तो वापस से सेल्स करोगे नया, उसमें ब्लॉकेज होगा डेटर्स में, बट सेकंड साइकिल का पैसा वो आपको दे देगा, तो साइकिल चलता रहता है फिर, क्लियर है। इसीलिए इनिशियली पैसा सिर्फ ब्लॉक होता है, फर्स्ट साइकिल में ब्लॉक होता है, तभी अपने 100 लाख यहाँ पे ब्लॉक किए थे, क्लियर है। बट जब ये लास्ट साइकिल आता है, लास्ट बिजनेस साइकिल, ठीक है, उसमें क्या होगा कि नया अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने नए सेल ही नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट ही बंद कर दिया है, तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट जो पिछला पैसा लेना है वो तो वापस आएगा अपने पास। तो इस वजह से लास्ट में वो वर्किंग कैपिटल वापस से आप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। 100% रिकवरी होता है वर्किंग कैपिटल का, एकदम क्लियर है। जब अपने इनिशियली 500 लाख लगा रहे थे ना, इफ बाइफिकेशन ऑफ दैट 500 इज गिवन लाइक दैट कि उसमें से 100 वर्किंग कैपिटल में, तो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन इन सम यू शुड ऐड 100 लाख एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, आई मीन टू से इन टर्मिनल वैल्यू। उसमें कोई इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वर्किंग कैपिटल आपने लगाया, जब बिजनेस वो खत्म हो रहा है तो वो जो साइकिल में है, लास्ट साइकिल में पैसा सिर्फ आएगा, नया पैसा नहीं लगेगा। जैसे स्टॉक में देखे तो स्टॉक 50 लाख का रख दिया था, लास्ट में जब बिजनेस साइकिल खत्म हो रहा है तो लास्ट में वही स्टॉक को बेचेंगे ना। वो क्या होता है, 50 लाख का स्टॉक लाया, ठीक है, अब दूसरा स्टॉक लाएंगे तो ये यूज हो जाएगा, तो वो साइकिल चलता रहता है। ऑन एन एवरेज 50 लाख का ब्लॉकेज रहता है ये स्टॉक में, बट लास्ट में क्या होगा, नया परचेज नहीं होगा, ये जो स्टॉक है उसको बेचेंगे और पैसा आएगा अपने पास, क्लियर है। तो इनिशियली अपने इन्वेस्टमेंट हो जाता है वर्किंग कैपिटल में, बट वो रोटेट होते होते लास्ट में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल से विड्रॉन आ जाता है, ठीक है। अगर सब में कुछ नहीं बोला है तो जनरली अपने ये एज्यूम करते हैं कि जितना वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज है वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वापस आ जाएगा। बट सपोज सब में कुछ बोला है
देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? मतलब ऐसा बोला है कि सिर्फ जनरली रियलिस्टिकली चेक करें ना तो 100% रिकवरी नहीं होता है वर्किंग कैपिटल का, दैट इज कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बिजनेस बंद कर देता है ना उसको डेटर्स जो है उसके फुल पेमेंट करते ही नहीं है। बोले क्यों बंद इसको पेमेंट करें, अगला साइकिल में पैसा ये माल तो देने वाला नहीं है अपने को, तो देखते हैं अब जब करना होगा तब करेंगे, जनरली ऐसा होता है। बट वो जो है ना वो रियल लाइफ कंसर्न है, ठीक है, रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे तो वो लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है इनिशियली वो आपको विड्रॉन मिल जाएगा, बट किस में, वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। फिक्स एसेट से कितना मिल रहा है तो उनको वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 ऐड करें तो टोटल टर्मिनल कैश इनफ्लो एंड दैट इज स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 5, एट t इज इक्वल टू 5, इसमें कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। 150 तो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13.02 फॉर t इज इक्वल टू 5। फिफ्थ ईयर का फैक्टर तो है अपने पास, ये रहा 0.5423। क्लियर है? फिफ्थ ईयर का ये था 0.5423, तो मल्टीप्लाई कर दें 150 मल्टीप्लाई 0.5423, आंसर इज 81.345। तो ये चीज़ें कभी भी सुपरफिशियल नहीं लगे सर क्यों वर्किंग कैपिटल ऐड करते हैं, कंफर्टेबली डिस्कस कर लिया, ठीक है, आता भी होगा, इंटरमीडिएट का ही पार्ट है ये। तो अब ये अपने लिए इनफ्लो है, दैट इज स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे ही ला दिया इसको भी, और ये जो सारे कैश इनफ्लो थे उसको भी अपने 0 पे ला दिया। क्लियर है? हाँ, इसका टोटल करना पड़ेगा अभी। तो ये दोनों इनफ्लो है और एक आउटफ्लो था 0 पे 500 लाख, यू हैव टू कंपेयर एंड कैलकुलेट द एनपीवी। तो स्टेप 4, एनपीवी कैलकुलेशन। दो चीज़ें डिस्कस की, एक तो फिक्स असेट को कैसे ट्रीट करना है वो समझ गए अपने, और वर्किंग कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है। क्लियर है? तो पर्टिकुलर एंड रुपीस इन लैक्स। ओके, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये आपका स्टेप 2 था, ठीक है, उसका टोटल कर देते हैं, रुपीस इन लैक्स था, पीवी प्रेजेंट वैल्यू टर्म में ही ऐड करेंगे। तो आंसर आया 1111.48 प्लस 115.08 119.28 then 124.07 and last 129.46 599.37 599.37 plus present value of terminal cash inflow, that is step 3। स्टेप 3 का जो आंसर था वो था 81.345। तो ये इन दोनों का एडिशन कर देते, टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो $680.715 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, प्रिसाइज वर्ड इज गुड, दैट इज पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लिखें, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो वो था आपका 500। तो आपका एनपीवी आ गया कितना, 180.715। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। क्लियर है? ओके, चलो आप है ना पहले कॉपी करना, फिर अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जो इस सम के थ्रू मेरे को डिस्कस करवाना था आपको, ठीक है। तो मैं वापस से दिखा रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, पहले मैंने बोला था कॉपी करने के लिए आपको, आई होप कर लिया है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टेप 1 पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, यहाँ पे पॉज करके आप इसको कॉपी करो, फिर ये मैं आपको यहाँ तक याद है, ठीक है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज योर स्टेप 2।
अगर नहीं विजिबल है किसी को बाय चांस तो ये रहा आपका नॉन कैश ऐड किया ना तब तक है, क्लियर है। इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया वो पेंडिंग डिस्कशन है अभी, क्लियर है। फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट तक पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, क्लियर है। ये दो स्क्रीन में अपने दिखा दिया आपको। हाँ, इसके बाद ये डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन और ये जो था आपका वैक का कैलकुलेशन, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आंसर का पार्ट ही है। एंड देन टर्मिनल कैश इनफ्लो स्टेप 3। ओके, लास्ट में आपका था एनपीवी। खैर इजी था, ठीक है। एक बार वो कैश फ्लो का फॉर्मेट शायद आपको सीखना था, वो अपने सीख लिया यहाँ पे। तो ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं। मतलब वो क्वेश्चन नोट्स में लिखते हैं, क्वेश्चन बना के आंसर लिखते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अपने को। यस, अगर आपका कॉपी हो गया हो तो अपने यहाँ पे आंसर्स में लिखना, मतलब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद एक लाइन लिख देना है आंसर में, दैट सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। वो लाइन लिख के अपने आंसर खत्म करेंगे। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म होगा, मार्केट कैप ऑफ द फर्म, दैट विल इंक्रीज बाय 180 लाख, क्लियर है। और सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या था, दैट एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, एक्चुअल रिटर्न मीन्स आईआईआर ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सॉरी, मोर देन योर डिस्काउंटिंग रेट। इस बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकता है बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दैट केस, ठीक है। आपने वही यूज किया हुआ है। तो ये आप लिख लो, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। फिर सेकंड जो अपने आगे लिखना है दैट इज नोट करके लिखना। नोट नंबर 1 लिखना आप लोग। नोट नंबर 1, वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड लिख देते हैं। अपने क्या कंक्लूड किया वर्किंग कैपिटल में, दैट इफ नथिंग इज गिवन देन वी विल ऐड 100% वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लियर है। ये लाइन लिख देते हैं बिकॉज ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। रीज़न अपने डिस्कस करा है क्योंकि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस मिलता है। तो नोट नंबर 1, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट वर्किंग कैपिटल रिकवरी, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट वर्किंग कैपिटल रिकवरी, कुछ दिया है तो ऑफकोर्स फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इफ नथिंग इज गिवन, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट वर्किंग कैपिटल रिकवरी, वी विल ऐड 100% working capital, 100% working capital in a calculation of terminal cash inflow. We will add 100% working capital in a calculation of terminal cash inflow. क्लियर है, वो वापस ऐड बैक कर ही लेंगे अपने उसको। नोट नंबर टू, ये अभी डिस्कस जो करना है ना दैट इज अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है, कि इंटरेस्ट का क्या किया। तो नोट नंबर 2 में लिखना, क्वेश्चन करके लिखना। नोट नंबर 2 फिर क्वेश्चन, व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर इंटरेस्ट, व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर इंटरेस्ट in a calculation of cash inflow, question mark. And what about taxed on interest, इंटरेस्ट पे तो टैक्सिल भी मिलता है, उसका क्या, क्लियर है। तो दो क्वेश्चन है, व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर इंटरेस्ट इन अवर कैलकुलेशन एंड व्हाट अबाउट टैक्सिल ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल आइटम, आप समझना ध्यान से। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट डेबिट कर सकते हैं अपने पीएनएल में और उससे आपका टैक्स सेविंग होता है, मैंने तो कंसीडर ही नहीं किया था इंटरेस्ट, क्लियर है। तो ये दोनों चीज अपने डिस्कस करना चाह रहे हैं, अब सुनना ध्यान से। तो हमने जब स्टार्ट किया ना तो आपने 500 लाख रुपीज से, 500 लाख से स्टार्ट किया। इसमें से 350 इक्विटी से आया था और 150 किससे आया, डेट से, क्लियर है, कंफर्टेबल है ये, ओके। अब कैपबज में दो अप्रोच होते हैं,
ठीक है, ये वाला डिस्कशन जनरली लोग स्किप कर देते हैं, बट अब फाइनल में आ गए ना तो अपने स्किप नहीं करना चाह रहे, क्लियर है। कैपबज में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के दो अप्रोच होते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज टोटल कैपिटल अप्रोच। व्हाट आई मीन टू से दैट कि मैंने टोटल कैपिटल अप्रोच अगर फॉलो कर रहे हैं अपने, तो मैंने 500 लाख रुपीस लगाए, 500 लाख रुपीस लगाए। अब वो 500, मान लो ये जो था ना वो मिस्टर ए था, इक्विटी प्रोवाइडर मिस्टर ए है और डेट प्रोवाइडर मिस्टर बी है। तो जब अपने टोटल कैपिटल अप्रोच लगाते हैं ना, तो हम लोग बहुत क्लियर है कि मैंने 500 लाख रुपए लगाए, वो 500 के सामने मुझे कितना पैसा मिल रहा है। कंपैरिजन किसके लिए होगा? 500 lakhs वर्सेस व्हाट इज आई एम गेटिंग फॉर दैट 500 lakhs, मतलब मिस्टर ए और बी दोनों को क्या मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड टोटल कैपिटल अप्रोच इन कैपबज, क्लियर है। मीन्स मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि जब 500 लाख लग रहा है ना, उसमें पूरे ए और बी को मिलके क्या मिलेगा, तो ध्यान देना यहां पे, अगर मैं यहां से इंटरेस्ट माइनस करता, क्लियर है, इंटरेस्ट यहां से माइनस करते अपने, जैसे फर्स्ट ईयर का देख लें तो ईबीआईटी आपका कितना आ रहा है 80, ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट आपको याद हो तो 150 का 12%, क्योंकि इंटरेस्ट तो 150 था, उसका 12%, तो 18 अगर माइनस करते तो ईबीटी आता कितना, 80 माइनस 80, आंसर इज 62, क्लियर है। ये इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं एट द रेट ऑफ 30%, तो आ रहा 18.6, तो ये ईबीटी हो जाता 43.4, ठीक है। ये ईएटी है, प्लस मैं इसमें ऐड करूंगा क्या, डेप्रीशिएशन, दैट इज 70, तो ये हो गया 113.4। अगर अपने 113.4 रखते इंस्टेड ऑफ 126, मैंने 126 रखा था, अगर अपने सिर्फ 123 रखे, 113.4 रखे ना, इट मीन्स ये जो कैश इनफ्लो है दैट बिलोंग्स टू ओनली इक्विटी होल्डर। किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। ये तो इक्विटी का ही हो गया ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो मैंने हटा दिया ऊपर से, तो इक्विटी वालों को नेट नेट कितना मिलेगा पहले साल में, 113.4, ये इक्विटी अप्रोच है, क्लियर है। बट हम लोग सुनना ध्यान से, हम लोग अपने क्वेश्चन में वो डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल अप्रोच हो तो क्या। तो टोटल कैपिटल अप्रोच में सुनना ध्यान से, टोटल कैपिटल अप्रोच में इक्विटी प्लस डेट दोनों को कितना मिला ना वो बताओ, दोनों को कितना मिला वो दोनों बताओ, ठीक है। वी आर फॉलोइंग व्हाट, टोटल कैपिटल अप्रोच। क्यों कर रहे हो फॉलो, में बाद में बताता हूं। तो 113.4 तो किसको मिल गया? अपने इक्विटी वालों को मिला ना। देखो डेट का जो पैसा था उनको दे दिया आपने, तो यहां पे अपने 113.4 सिर्फ इक्विटी वालों को मिला। अब ध्यान देना, डेट वालों को कितना मिला था, 18 ना। डेट वाले मतलब जो इंटरेस्ट, जिसने इंटरेस्ट पे पैसा दिया 150, उसको कितना मिला है 18। क्या 18 उसके हाथ में आएगा? नहीं, उसमें भी तो टैक्स लगेगा। तो 18 का सुनना ध्यान से, 18 का उसके हाथ में 18 नहीं आने वाला, उस पर पोस्ट टैक्स होगा। बिकॉज अगर आप डेट, आपने किसी को लोन दिया, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम जो आपके हाथ में आती है उस पर तो टैक्स लगता है। तो 18 को अपने पोस्ट टैक्स करें तो 18 का 70%, 12.6। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं बाइफर्केट रखता सेपरेटली तो 113.4 इक्विटी को मिलने वाला है, क्लियर है। मैंने इंटरेस्ट ऊपर से हटा दिया इस बार, ठीक है। और 12.6, 18 नहीं दिखना चाहिए आपको, 12.6 दिखना चाहिए, बिकॉज 18 जैसे ही उसके हाथ में गया वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सिल हो जाएगा उसका 12.6, मतलब उस पर टैक्स लगेगा उसको, तो उसके हाथ में नेट तो कितना आने वाला है 12.6। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि दोनों को मिला के, इक्विटी प्लस डेट को दोनों को मिला के 500 लाख जो अपना फंडिंग है ना, उनको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा, मतलब उनको जो कैश फ्लो मिलेगा वो है 113.4 टू इक्विटी होल्डर प्लस 12.6 टू डेट होल्डर। तो इन दोनों को टोटल करें 113.4 प्लस 12.6, तो ये दोनों कितना आ रहा है 126। खैर हमने कुछ किया ही नहीं, इन दोनों को ऊपर से आपने अलग कर दिया था वो दोनों को, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, 126 में से ऊपर से अलग किया है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है, चेंजेस। इस वजह से ये जो इक्विटी को मिल रहा था ना वो 113.4 और 12.6 ऐड करें तो एग्जैक्टली कितना आता है 126, जो अपने कैश फ्लो में लिखा हुआ है। मतलब कुछ बड़ा किया ही नहीं है, मैंने ऊपर से अलग किया था, वापस से ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है। अपने ऊपर से 18 हटा दिया था, वापस से उसको ऐड कर रहे हैं, बट वापस जब ऐड कर रहे हैं तब पोस्ट टैक्स ऐड कर रहे हैं। तो अगर नहीं हटाते तो भी तो पोस्ट टैक्स ऐड होना ही था, क्लियर है। ऊपर से नहीं हटाते तो उस पर टैक्स लगता और पोस्ट टैक्स ऑटोमेटिक वहां रहता, बट ये दो अलग चीज मैंने आपको दिखा दिया, क्लियर है। तो अगर आप टोटल कैपिटल अप्रोच फॉलो करते हो
तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फॉर टोटल कैपिटल प्रोवाइडर। ये जो 500 लाख जिसने भी दिया वो भूल जाओ, इन लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो आपका कैश इनफ्लो है। दैट इज अजम्पशन ऑफ टोटल कैपिटल अप्रोच इन कैपबज। क्लियर है? सपोज आप इक्विटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ओनली इक्विटी, देन यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो लाइक दैट 113.4। इस तरीके से हर एक साल का निकालो, फिर ये हर एक में इंटरेस्ट माइनस होगा। क्लियर है? फिर लास्ट में जब एनपीवी कैलकुलेट करें ना, तो यहां पे कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी एंड माइनस 350 नॉट 500, क्या आएगा 350, एंड दैट इज एनपीवी, बट दैट इज एज पर इक्विटी अप्रोच ओनली। आई होप आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सारे कैश फ्लो में इंटरेस्ट माइनस करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इंटरेस्ट माइनस करो। एनपीवी होता क्या है कि मैंने ये लगाया है, उसके सामने मुझे कितना, मतलब 500 लाख रुपीज, 500 lakhs दैट वी हैव इन्वेस्टेड, लेट्स कैलकुलेट दी उसके सामने कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है, उस सबको पीवी कर रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है कि 500 के सामने कंपेयर करें 500 के सामने, इट इज टोटल कैपिटल अप्रोच। तो जब आप 500 के सामने कंपेयर करते हो तो सारे कैश फ्लो इंक्लूडिंग डेट को जो मिलने वाला है वो भी जो अपने कर रहे थे। बट सपोज यू आर फॉलोइंग इक्विटी अप्रोच इन कैपबज। क्लियर है? तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 350 है, सॉरी क्लियर है, 350 है, तो आपका आउटफ्लो है 350। अब आपको ये चेक करना है कि ये 350 लगाने से सामने कितना मिल रहा है मुझे, देन योर कैश इनफ्लो इज कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी, उसमें फिर इंटरेस्ट माइनस होता है। क्लियर है? फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट और फिर अल्टीमेटली इक्विटी वाले के लिए कितना बचा वो कैलकुलेट करते हैं। बट अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो तो एनपीवी कैलकुलेशन में आउटफ्लो इज नॉट 500, आउटफ्लो इज 350। क्लियर? बिकॉज इक्विटी का तो 350 गया है। तो सारा कैश फ्लो अगर इक्विटी के पर्सपेक्टिव से करे तो दैट वी आर फॉलोइंग व्हाट, इक्विटी मेथड फॉर कैपबज। इफ यू आर फॉलोइंग टोटल कैपिटल अप्रोच तो टोटल कितना पैसा लगा 500। क्लियर? उसके सामने टोटल कितना पैसा मिल रहा है जहां पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। ठीक है? इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, कंफर्टेबल है, और वो कैलकुलेट करो आप, दैट इज फॉर टोटल कैपिटल अप्रोच। एंड मोस्ट ऑफ रेफरेंस बुक या मोस्ट ऑफ जो ऑथर्स है दे आर फॉलोइंग टोटल कैपिटल अप्रोच। तो अपने उस तरीके से, गलत नहीं है, इक्विटी अप्रोच गलत नहीं है। क्या आंसर दोनों में सेम आएगा? बिल्कुल नहीं, अप्रोच अलग है तो अलग ही आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने मॉड्यूल में क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल बुक्स। अब कोई एक बुक है वो इक्विटी अप्रोच फॉलो करता है, तो वो उसने क्या किया होगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये मैं जनरली लेक्चर में भी बोलता रहता हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये अजम्पशन दे के रखा होगा दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इक्विटी अप्रोच फॉर एंटायर कैपबज। क्लियर है? अब अपना इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो मॉड्यूल वो सम वहां से कॉपी करेगा और आंसर उसके हिसाब से इक्विटी अप्रोच से रखेगा। बट वो अजम्पशन लिखना भूल गए ना, बिकॉज अजम्पशन तो उसने चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया था और हमने पूरा चैप्टर तो कॉपी नहीं किया मॉड्यूल में। तो कभी आप देखोगे तो इंटरेस्ट माइनस किया है, कभी नहीं किया है, तो आपके साइड से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैश इनफ्लो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट माइनस करना है कि नहीं। हाँ, एक इंटरेस्ट जो है वो हर मेथड में माइनस होता है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बट अगर आप ये वाला बात करें कि जो अपने फंड प्रोवाइड करते हैं उसका जो इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको वो होता है ना कि भाई अगर आप इक्विटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू रिड्यूस दैट इंटरेस्ट। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इक्विटी अप्रोच, टोटल कैपिटल अप्रोच, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर है? विदाउट रिड्यूसिंग इंटरेस्ट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट, टोटल कैपिटल अप्रोच, जहां पे आपका आउटफ्लो दोनों होगा, इक्विटी प्लस डेट का कितना पैसा टोटल गया 500। क्लियर है? इक्विटी अप्रोच फॉलो करते हैं तो 350 से ही फिर करते हैं, पीवी ऑफ आउटफ्लो 350 ओनली। मेजोरिटी पूरे आपको ना, आप सुनना ध्यान से, कोई बाई चांस अगर किसी को इक्विटी अप्रोच फॉलो करना है अपने साइड से, पहले तो एक बार बहुत क्लियर बोल दूं कि ध्यान देना कि ये जो फंडिंग होता है ना, फंडिंग का सोर्स बहुत सारे क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता है। आपको ऐसे बोल दे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 500 लाख, वो फंडिंग कैसे हुआ बताया नहीं आपको, तो फिर आप कहां से इंटरेस्ट लाओगे। तो मेजोरिटी सम में ऐसा ही होता है। बट बाय चांस कोई सम में वो फंडिंग का सोर्स दिया है, तब जाके स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर अब क्या करना है। क्लियर है? तो अब आपके पास दो अप्रोच है। जनरली वी शुड फॉलो व्हाट, टोटल कैपिटल अप्रोच। टोटल कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे जहां पे इंटरेस्ट को अपने इग्नोर करेंगे। करना हो एकोमोडेट तो वी कैन एकोमोडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ये कंस्ट्रेंट रहेगा उसमें कि फिर आपको फिर इक्विटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो वैसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? बिकॉज टोटल कैपिटल अप्रोच कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें, वो जनरल अजम्पशन ही है अपना। कंफर्टेबल है ना? तो क्या कंक्लूड करें, सुनना ध्यान से, एक बार वापस से चीजें अपने एक्सटेंड हो गई, थोड़ा सुन लो ध्यान से, कंप्लीट कर देते इसको। इंटरेस्ट को, और एक और पर्टिकुलर डिस्कशन है इंटरेस्ट का कि वो तो कंपलसरी माइनस करना पड़ेगा, आप कोई भी मेथड फॉलो करो। क्लियर है?
तो हमने 500 लाख से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें 150 डेट से आया, 350 इक्विटी से आया। तो हमारा थॉट ये है कि भाई चलो अपने कौन से अप्रोच से कर रहे हैं। तो अजम्पशन क्या है, ऑटोमेटेड अजम्पशन ये है दैट वी आर फॉलोइंग व्हाट, टोटल कैपिटल मेथड, ठीक है, टोटल कैपिटल अप्रोच। तो 500 के सामने जब कैश इनफ्लो देखेंगे ना, तो फिर इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, क्लियर है। 500 से पूरा कैलकुलेशन होगा, आउटफ्लो आपका 500 होगा। सपोज आप इक्विटी अप्रोच में जाते हो, ठीक है, तो इक्विटी अप्रोच में आपको फिर कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी निकालना पड़ेगा, एंड देन आउटफ्लो फिर 350 कंसिडर करना पड़ेगा, एंड देन कैलकुलेट एनपीवी। क्या आंसर अलग आएगा? यस अलग आएगा, ठीक है, दोनों अप्रोच अलग अलग है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग टोटल कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे, और बिलीव इन 90% सम में सोर्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फंडिंग कहाँ से हुआ है वो दिया ही नहीं होगा, तो फिर आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्लियर। बाई चांस एक आध दो सम में दिया है, तो वो सम को कैसे टैकल करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी किसी को ऐसा है नहीं सर हम तो इंटरेस्ट फॉलो माइनस करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड राइट दैट वी आर फॉलोइंग व्हाट, इक्विटी अप्रोच। कोई सम में सुनना ध्यान से, इसी केस में अगर कोई इंटरेस्ट माइनस कर रहा है और फिर पीवी ऑफ आउटफ्लो 500 ले रहा है, इंटरेस्ट माइनस कर रहा है और पीवी ऑफ आउटफ्लो 500 ले रहा है, तो फिर बहुत बड़े ब्लंडर कर रहे हैं अपने उसमें, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फॉर इक्विटी ओनली, देन फिर आउटफ्लो भी इक्विटी का ही हो ना, टोटल थोड़ी आएगा फिर, क्लियर है। तो कंक्लूड ये हुआ है, वी विल नॉट कंसीडर इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, वी आर फॉलोइंग व्हाट, टोटल कैपिटल अप्रोच। ये लिखने का भी जरूरत नहीं, हाँ इस बार लिखेंगे अभी, ठीक है, बट फिर अपने कभी भी इसको रिपीट नहीं करेंगे। कंफर्टेबल है? ओके। दूसरी बात कि सर कौन सा इंटरेस्ट माइनस करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो सुनना ध्यान से, मान लो अपने 500 लाख लेके अपने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्लियर है, 500 लाख, उसमें 350, यही जो केस चल रहा है, 350 इक्विटी से, 150 डेट से। तो जब कैपबच करने बैठे ना, मेंटालिटी क्या होना चाहिए कि मैंने 500 लाख रुपए लगाए, अब जो इनफ्लो आएगा वो चेक करते हैं 500 लाख रुपीस के लिए, क्लियर है, मतलब इक्विटी और डेट दोनों के लिए जो आ रहा है वो। अब अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने ना बिजनेस करने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन लिया था, ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म फंडिंग सोर्स ऑफ फंड है, क्लियर, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। इसके अलावा ये 500 के अलावा 500 में 150 आ गया, ठीक है, वी आर इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट फॉर 500 लाख कि 500 लाख रुपए गए। अब इसके अलावा मान लो शॉर्ट टर्म, ये तो क्या हुआ कि 5 साल के लिए ब्लॉक होने वाला, शॉर्ट टर्म फंडिंग करवाया आपने कुछ चीजों के लिए, आपको जरूरत पड़ गया था इमीडिएटली, और उसके लिए आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया था। मान लो किसी से आपने 6 महीने के लिए पैसे लिए, या मैं रियलिस्टिकली ये डिस्कशन कर रहा हूँ, रियल लाइफ में ये अपने कैसे अप्लाई करेंगे, बाकी सम में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है, कभी इंटरेस्ट माइनस करने का आता ही नहीं है सम में, बट मैं थोड़ा एक स्टेप ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। आपने 500 लाख का प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर है, और 500 के बाद बिजनेस चलाना स्टार्ट किया है, और एक साल के बाद आपने 6 महीने के लिए किसी से लोन लिया या और कोई लोन लिया अपार्ट फ्रॉम दैट 500 लाख जो इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड यू आर इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट फॉर 500 लाख, क्लियर है। और आपको ऐसा लग रहा है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको एक छोटा मोटा इंटरेस्ट मतलब बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम शायद वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो या कुछ भी रीजन हो, ठीक है, मतलब आप यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि ये 5 साल में जो 500 लाख लगने वाला है ना, उसके अलावा बीच में एक लोन लेना पड़ेगा छोटा, जिसके लिए अलग से इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो फंड है ना अपना, उसको अपने आउटफ्लो में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वो तो लोन लेंगे उसको रीपे कर देंगे, वो कैश फ्लो में सेटल हो जाएगा, ठीक है, पैसा जब लोन लेंगे तब आएगा, वापस से रीपे हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, क्लियर है। बट उसका जो इंटरेस्ट है वो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो कोई फंडिंग कॉस्ट नहीं है, वो तो टेम्पररी कुछ आपने बोरो किया था वो है, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे शॉर्ट टर्म लोन लिया है आपने। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है। 500 लाख जिसके लिए प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं होगा, बट सपोज उसके अलावा, क्योंकि हमने तो मान लिया ना कि मेरा पैसा 500 लाख जाने वाला है, उसके सामने आप बताओ कितना दोगे, तो उस कैश फ्लो में वो दोनों के लिए इक्विटी प्लस डेट के लिए कितना मिल रहा है वो दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे अभी तक अपने कर रहे थे। बट ये जो 500 है, इसके अलावा आप मीनवाइल ये 5 साल में अगर छोटा लोन लेने वाले हो, तो वो इंटरेस्ट तो फिर माइनस होना चाहिए कैश फ्लो में, बिकॉज वो तो आपका कॉस्ट है ही ना, ठीक है, और वो ना ही आपको ये ए को मिलने वाला है और ना ही बी को मिलने वाला है, हम तो ये दोनों को क्या मिलेगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर कोई टेम्पररी लोन है अपार्ट फ्रॉम दैट 150, देन दैट इंटरेस्ट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम योर कैश इनफ्लो, ठीक है, वो माइनस होना चाहिए, बिकॉज वो तो कोई थर्ड पार्टी को मिलेगा, दैट इज एक्सपेंस फॉर योर प्रोजेक्ट। कंफर्टेबल है ना।
इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज एज अ फाइनल स्टूडेंट ये वाला आप है ना, वो होता है ना भाई, सुपरफिशियली इसको आगे नहीं बढ़ा दो, एकदम ही कॉन्फिडेंस से आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट कब माइनस करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। कंफर्टेबल है। वापस से 500 लाख को कंप्लीट, अगर अपने 500 लाख को बेस मान रहे हैं तो इसके रिलेटेड इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इसके अलावा अगर और कुछ लोन लिया है, क्लियर है, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी को मिलेगा ना, देन यू शुड रिड्यूस फ्रॉम योर कैश इनफ्लो कैलकुलेशन। कंफर्टेबल है। अब बात ये आता है कि सर व्हाट अबाउट टैक्सेल, तो टैक्सेल ऑलरेडी आ चुका है अपने पास। आपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया है ना, उसमें अपने 12% थोड़ी लिया था डिस्काउंटिंग रेट। 12 आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिस्काउंटिंग रेट यूज कर रहे हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 500 lakhs, इन दैट वी आर कंसिडरिंग 13.02 एज अ डिस्काउंटिंग रेट। मतलब रेट आपने कम किया, बिकॉज आप ध्यान दो आपका रेट यहाँ पे तो 12 था, 12 था ना, ये रहा देखो। क्या आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के टाइम 12 कंसिडर किया है? नहीं, मैंने तो 8.4 किया है। तो इसमें आपने टैक्सेल का, आप समझो यहाँ से, यहाँ पे ये 12 होता तो आप हायर रेट से डिस्काउंट करते हैं ना, क्लियर है। हाँ, ऊपर जो कैश टैक्सेल का बेनिफिट लेते तो कैश इनफ्लो आपका बढ़ जाता, बिकॉज आप टैक्सेल का बेनिफिट ले रहे हो, बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट भी तो बढ़ जाता, तो बात चीज वहां पे आ जाती, क्लियर है वापस से। तो टैक्सेल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन योर डिस्काउंटिंग रेट, तो उसको वापस से दो जगह पे आप उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते। सर कैश इनफ्लो में भी टैक्सेल दिखा दो और डिस्काउंटिंग रेट को भी कम कर दो, दोनों नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे अगर ये 12 होता तो रेट ऊपर होता, ऊपर कैश फ्लो भी ज़्यादा होता, क्योंकि टैक्सेल बेनिफिट अपने कंसिडर करते, क्लियर है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दोनों जगह पे नहीं, एक जगह पे होगा, तो इसलिए डिस्काउंटिंग रेट में आपको टैक्सेल एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी अपने कर ही दिया है, तो वापस से उसको टैक्सेल को एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबल है। तो ये चीज़ें अपने लिखना चाह रहे हैं। हमने ये लिखा था क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे क्वेश्चन बना के, that why we have not reduced or considered the interest for calculation of cash inflow and what about टैक्सेल। ठीक है, टैक्सेल का क्या था, तो लिखना वहाँ पे आंसर में, since we are following total कैपिटल अप्रोच फॉर कैपबच, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। लोग स्किप ही कर देते हैं डिस्कशन, बोले नहीं बताना, बिकॉज जनरली कोई सब में आता नहीं है, क्लियर है। सिंस वी आर फॉलोइंग टोटल कैपिटल अप्रोच फॉर कैपबच, total capital approach for CapBudge, therefore we have not reduced interest from cash inflow, we have not reduced interest from cash inflow, क्योंकि हम लोग 500 के लिए देख रहे हैं क्या मिल रहा है, नॉट 350 के लिए, क्लियर है। एंड नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट टैक्सेल ऑन इंटरेस्ट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन डिस्काउंटिंग रेट, टैक्सेल ऑन इंटरेस्ट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन डिस्काउंटिंग रेट। तो ये दो चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन करके लिखना, इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब वो वाला इंटरेस्ट है ना जो लॉन्ग, ये इसके 150 के अलावा जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, इसके अलावा, इस 150 के अलावा अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है तो किसी थर्ड पार्टी को मिलेगा ना, देन यू शुड कंसीडर इन योर कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। लिखना इंटरेस्ट कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल, इंटरेस्ट कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना 150, अपने केस में जो था 150, ठीक है। मस्ट बी कंसीडर while calculating cash inflow, क्लियर है ये। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए अभी, ठीक है, कि क्यों माइनस नहीं करते, कौन सा वाला माइनस कर देते हो आप, ठीक है। तो जो जिसके लिए इवैल्यूएशन हो रहा है ना, उसके अलावा अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो, मतलब मैंने 500 लाख के लिए इवैल्यूएट करना है मुझे, इसके अलावा कुछ लोन लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आपको माइनस करना पड़ेगा।
बिकॉज आउटफ्लो में वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ जो अलग से लोन लिया है, मैं तो 500 ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 500 के लिए कंपेयर करें तो 500 में जो भी कॉस्ट बेयर कर रहे हो वो सारा आपने कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। फिर वो किस में आ जाएगा, आपके कैश इनफ्लो में, कंपैरिजन में आएगा कि पैसा 500 लगा है, मिल कितना रहा है, ठीक है। कंफर्टेबल है ना। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने बहुत स्लो होके ये चीज़ इसलिए बोली है बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस पर, ठीक है। कुछ लोग इस पर ना नोटिस ही नहीं करते, बोले मतलब जाने दो, मोर और लेस सब में तो आता ही नहीं है ना इंटरेस्ट, क्लियर है, क्योंकि फंडिंग का जो सोर्स है वो दिया ही नहीं होता है। कंफर्टेबल है तो फिर आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। एक आध दो सम में आता है तो लोग याद कर लेते हैं कि चलो याद कर लेते हैं, इस तरीके से याद हो जाएगा इंटरेस्ट माइनस करना है कि नहीं करना है, क्लियर है। बट ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि कब माइनस करना है और कब नहीं करना है। नॉर्मलिटी में नहीं होता है, बट आप करना चाहो तो यू आर फॉलोइंग इक्विटी अप्रोच और अदर देन लॉन्ग टर्म फंड वो इंटरेस्ट माइनस होता है। फिर आप इक्विटी फॉलो करो कि टोटल कैपिटल फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद वाला जो थर्ड लेक्चर होगा, यहाँ तक रखते ये लेक्चर को, थर्ड लेक्चर जो होगा ना वो इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे अपने। वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन और है, ठीक है, रिलेटेड टू एनपीवी, कि एनपीवी सुप्रीम मेथड्स है, ठीक है। मतलब बहुत सारे मेथड में सबसे बेस्ट मेथड एनपीवी है, क्लियर है। बट व्हाट आर द लिमिटेशन विद एनपीवी, विल डिस्कस ऑन दैट थिंग। हिंट दे के अपने वो आगे बात, मतलब थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ में ज़्यादा डिटेल में होगा, बट मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन इन एनपीवी, क्लियर है। कैलकुलेट कैसे करना है वो थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट पे अपने डिस्कस करेंगे। और एक दो चीज़ और भी एनपीवी रिलेटेड बताना है वो अपने वहाँ पे थर्ड लेक्चर में बता पाएंगे। उसके बाद आप फाइनल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने, क्लियर है। तो यहाँ तक अपने अभी भी इंटरमीडिएट का डिस्कशन ही है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको अपने साइड से क्या करना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट वाला चलो ज़्यादा आपको अगर लॉजिकली समझ में आया तो सुपर है, ठीक है। बाकी एग्जाम वाइज परेशान थोड़ी करने वाला है, एग्जाम वाइज तो क्लियर है, क्योंकि मोर और लेस सम में तो दिया ही नहीं होगा ना इंटरेस्ट, तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्लियर है। तो आपको अपने साइड से वो जो फॉर्मेट है ना कैश इनफ्लो का, उसको नहीं भूलना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉर्मेट को कंप्लीट करना, क्लियर है। तो आप वो पहले कंप्लीट कर लेना, क्लियर है। यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 3 फॉर कैपबज, ठीक है।